अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ड्यू टू सम इंटरप्शन हम स्टक हो गए थे, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है लेक्चर 1 का। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग से, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग क्या है, और आपको मैंने पहले भी बताया था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आपने याद रखना है, क्योंकि कंप्यूटर को हमने हमेशा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना है। अब प्रोग्रामिंग में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का किस तरह से हमने प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऐसे हमने क्रिएट करना है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने क्या काम करना है और किस तरह से परफॉर्म करना है। क्या और किस तरह दोनों हम उसे बताएंगे, वो इसी हिसाब से परफॉर्म करेंगे। तो ये है प्रोग्रामिंग। अब आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, प्रोग्रामिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन होना लाजमी है। मेन चीज़ तो ये इंस्ट्रक्शन, ये वर्ड है ना, जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने कैसे काम परफॉर्म करना है। रियल लाइफ से आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो। अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, और रेस्टोरेंट में क्या होता है, एक शेफ़ होगा, एक शेफ़ होगा, वो क्या करेंगे, कोई भी खाना बनाना, तो उसके पास एक रेसिपी होगा, ठीक है। वो उस रेसिपी के अकॉर्डिंग खाना बनाएँगे, और उसके पास इंग्रीडिएंट्स होगा, जो कि मसाले वगैरह हो, जो चीज़ उसे रेसिपी के लिए चाहिए, वो सारे उसके पास इंग्रीडिएंट्स होंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास डेटा है। और उसके पास ओवन होगा या स्टोव होगा, जो कि चूल्हा होगा, जो कि उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ओवरऑल इस पे ही वो चीज़ काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो शेफ़ को आप रिलेट कर सकते हो एज़ अ प्रोग्रामर, आप एज़ अ प्रोग्रामर, ठीक है। और दूसरा प्रोग्राम्स जो वहाँ पे रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को कैसे बनाना है वो लिखा होता है ना, तो इसी तरह प्रोग्राम्स या कोड में आप ये लिखा होता है कि इस तरह से इंस्ट्रक्शन देके कि कंप्यूटर को किस तरह से और कैसे काम करना है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम्स आप इन अ फॉर्म ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हो, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास, यानी इंग्रेडिएंट्स, उसके पास तो मसाले वगैरह थे, हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब डेटा में क्या चीज़ आ जाते हैं, आपने कोई भी कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी हो किसी भी दो नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो दो नंबर जो है, वो नंबर हो सकते हैं इधर 5 एंड 7। तो ये दो नंबर है, ये आपके पास डेटा है, इसी के ऊपर आप कंप्यूटेशन परफॉर्म करें या उसको डिवीजन करें या मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये आपके पास डेटा है जिसके ऊपर आप कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हो या प्रोसेसिंग कर रहे हो या आप उसके लिए प्रोग्राम लिख रहे हो। तो वो सब आपके पास डेटा है। मेन चीज़ तो हमारे पास डेटा है, ठीक है। डेटा के अकॉर्डिंग हमने कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है या उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देनी है कि इस डेटा पे ये काम करो, तो ये वाला है, ठीक है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट आपके पास डेटा आया। फिर और एक है हमारे पास हार्डवेयर, जिसके ऊपर वो प्रोग्राम हमने रन करनी है, जिस हार्डवेयर के ऊपर हमने वो प्रोग्राम रन करनी है, वो आपके पास वहाँ पे स्टोव और ओवन था, यहाँ पे आपके पास हार्डवेयर है, ठीक है। तो इस तरह आप रियल लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हो। ये फिर मेन चीज़ ये है कि आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना हो या इंस्ट्रक्शन लिखनी हो, तो वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इसीलिए है। तो मेन गोल तो हमारा ये है, किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या है वो भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमें प्रोग्राम्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब यूज़र ने इंटरेक्ट करनी हो कंप्यूटर से कि मुझे ये टास्क परफॉर्म करके दो, हेलो परफॉर्म सम टास्क फॉर मी, ये कोई भी टास्क आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, फॉर मी। तो कंप्यूटर को जब हमने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया, कंप्यूटर हमें क्या रिस्पॉन्स करेंगे, उसे ये इंग्लिश लाइक वर्ड समझ आ जाती है? नहीं। वो क्या कहेंगे, सॉरी आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, या टॉक मी इन 0 and 1 1 1, इस तरह से इस लैंग्वेज में बात करें। अब अनफॉर्चुनेटली हमें तो ये 0 1 वाला लैंग्वेज नहीं आता। अगर बेसिक आता भी है तो इंस्ट्रक्शन पूरा लिखना, अभी एच के लिए पूरा 8 बिट ऑफ कोड आपको 8 बिट इस तरह के आपको डिजिट चाहिए, ठीक है। 0 and 1 फॉर्म में कम्बिनेशन चाहिए होता है। ई के लिए 8 बिट, इसके लिए 8 बिट, तो बहुत ज़्यादा बनता है, 0 and 1 कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हम उसको कंप्यूटर को इस तरह से समझाएं 0 and 1 में। तो हम अब हम क्या करेंगे, 0 and 1 लैंग्वेज जो कि यूज़र है, यूज़र को अनएबल, यूज़र को भी तो नहीं समझ आती ना। अगर हमने उसको इंस्ट्रक्शन इसी फॉर्म में दिया, अब हम इन सब को क्या करेंगे, 8 8 बिट में फिर से अलग करेंगे, फिर कन्वर्जन करेंगे, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, अगर किसी को आता भी है तो। लेकिन ओवरऑल यूज़र अनएबल टू अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज, इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं 0 and 1 को, जो कि डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर है, ठीक है। यूज़र को अंडरस्टैंड नहीं होता, यूज़र को इंग्लिश लाइक वर्ड्स समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हमारे हमारे पास क्या अल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं। अब हमारे पास है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। कंप्यूटिंग लैंग्वेज में लिखें, जो कि कंप्यूटर को भी कन्वर्जन करने के बाद समझ आ जाए, और हमें भी राइट करना और उसके सिंटेक्स और कोड को देखते हुए लिखना वो आसान हो जाए, जो कि इंग्लिश लाइक वर्ड्स की तरह भी हो सकते हैं,
या नियर टू मशीन लैंग्वेज भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी लैंग्वेजेस में लिखना। अब कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, अब पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। द कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज डिफाइंड एज कोड और सिंटैक्स। हम उसको कोड ही कहते हैं, और उसके डिफरेंट एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होते हैं हर लैंग्वेज का अलग अलग से, ठीक है। लेकिन वो नियर टू इंग्लिश लाइक वर्ड्स भी हो सकता है, विच इज़ यूज टू राइट अ प्रोग्राम, जो कि हम एक प्रोग्राम को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पास तीन है, बेसिक तीन है लैंग्वेज में। एक मशीन लैंग्वेज आता है जो कि फुली 0 और 1 पे शामिल होता है। एक हमारे पास आते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो कि असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है, जिसे ये भी डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द यूज कंप्यूटर नहीं है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें एक असेंबलर है, वो उसको कन्वर्ट करता है फिर मशीन कोड में, लेकिन ये नियर टू क्या है, मशीन है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज है। तो इसको भी हम लो लेवल लैंग्वेज में कंसीडर कर लेते हैं। मशीन असेंबली लैंग्वेज को और मशीन लैंग्वेज दोनों को हम लो लेवल में ही उसको कंसीडर कर लेते हैं। ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स इसमें होता है, लेकिन इतना नहीं, ठीक है। हम इसको एक इसका एक बता देते हैं, मूव, MOV, मूव करना है AL में DL को, इस तरह से आप उसमें लिख लेते हैं। लेकिन MOV है वो, हाँ अंडरस्टैंड, हाँ मूव करना है किसी चीज़ को, या किसी नंबर को किसी भी एक रजिस्टर में मूव करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी असेंबली लैंग्वेज नियर टू इंग्लिश तो नहीं है, नियर टू मशीन हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम लो लेवल लैंग्वेज में कंसिडर कर लेते हैं। एक हमारे पास आता है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें प्रोग्रामिंग हम जो लिखते हैं वो फुली इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होता है, जो कि बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं होता मशीन लैंग्वेज को। हमें बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो उसको ट्रांसलेट करते हैं और मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रोसेस चलता है। तो उस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आ जाते हैं C++, जो कि आप लोगों ने अभी इस कोर्स में पढ़ना है। फिर जावा आता है, पाइथन आता है। पाइथन बहुत ही आसान है, वही C++ में जो प्रोग्रामिंग किया है वही सेम कॉन्सेप्ट पाइथन में भी है, जस्ट सिंटैक्स डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट जो C++ में होगा वो ज़्यादा क्लियर होगा एज़ कम्पेयर टू पाइथन, क्योंकि पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है, उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इससे हम C++ से ही स्टार्ट अप लेते हैं, ठीक है। अगर C++ आप लोगों को आ जाए तो फिर पाइथन बहुत ही आसान है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस का यही है कि फर्स्ट मशीन लैंग्वेज आया था, जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का आपको पता है ना, तो फर्स्ट जनरेशन में ये मशीन लैंग्वेज आया था, जो कि एक वुमेंस वुमेन, हाँ, प्रोग्रामर ने लिखा था, ऑगस्टा आदा पेरॉन, ठीक है। वो एक फर्स्ट प्रोग्रामर है जिसने मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया था। तो वो हम आगे देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत है, ठीक है। ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली, जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं वो मशीन लैंग्वेज है, और जो कि कंसिस्ट होता है 0 और 1 के ऊपर, जिसको हम बाइनरी कह सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हैं। और ये इसको इसमें प्रोग्राम लिखना और इसके अंदर से डिबग करना। डिबग मीन्स होता है एरर जो आता है उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करना, रिजॉल्व करना, डिबगिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर आ जाते हैं। सेकंड जनरेशन के अंदर आ गए हैं असेंबली लैंग्वेज, जो कि मैंने कहा था कि वो निमोनिक्स यूज़ करते हैं, जिसमें एड, मूव, इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। एड हमें पता है कि हम 2 नंबर को ऐड करना होगा या किसी चीज़ को ऐड करना होगा, मूव का हमें पता है, लेकिन आगे जो उसके रजिस्टर्स का रेफरेंस जो देते हैं, AL में ये कर लें, BL में ये डाल दें, तो फिर AL BL ये रजिस्टर्स वगैरह डायरेक्टली हार्डवेयर का है। तो फिर उस रजिस्टर को एक्सेस करना, ये थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इंग्लिश मेरा एक्सपर्टीज़ है इस असेंबली लैंग्वेज के अंदर, लेकिन ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड नहीं है फॉर ह्यूमन, ठीक है, यूज़र। तो इसको नेमोनिक्स कहा जाता है, ठीक है, नेमोनिक्स में लिखा जाता है, और ईज़ियर देन मशीन लैंग्वेज। हाँ, ये ज़रूर है कि वो 0 और 1 लैंग्वेज से बहुत ही ईजी है, बट स्टिल हार्डवेयर स्पेसिफिक है, इसमें हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, और पूरी हार्डवेयर पे हमारा कमांड हो, तो फिर हम इसमें इजीली प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और थर्ड हमारे पास आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश, फुली इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होता है, ठीक है। जिसमें अभी आप लोग काम करेंगे भी, और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर की, जो कि मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेंगे। इंग्लिश लाइक वर्ड्स तो डायरेक्ट वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे ना, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर की। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है वो भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज को आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको ग्राफिकल फॉर्म में देख लें, ठीक है। कंप्राइज ऑफ 0 और 1, नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर कंप्यूटर के, और ये अगर हम 0 और 1 कहीं पे मिस प्लेस हो जाए, 1 और 0, तो वो बिल्कुल डिजिट ही डिफरेंट बन जाता है, ठीक है।
तो हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है कि 1 और 0 आगे पीछे ना हो। अगर थोड़ा-सा भी एक डिजिट भी आगे और पीछे हो जाए तो फिर वो डिफरेंट नंबर बनता है। अगर हमारे पास सिंपल हो 5 एंड 6 इस तरह के नंबर हो तो फिर वो हम ईज़िली हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज नंबर हो तो फिर हम उसको टैकल करना या इंस्ट्रक्शन तो एक एक वर्ड्स का तो नहीं हो सकता, इंस्ट्रक्शन तो बहुत नंबर ऑफ लाइन्स का होता है, तो फिर वो लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है? और इसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज, स्टेप टूवर्ड्स द प्रोग्रामर, और इंग्लिश इसमें है, निमोनिक्स है, और इसके अंदर एलिमेंटल कमांड्स भी होते हैं, और असेंबली लैंग्वेज नीड्स टू बी ट्रांसलेट। अब मैंने ये भी बताया था कि असेंबली लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब वो कौन करता है? असेंबलर करता है, ठीक है? असेंबली लैंग्वेज का के लिए कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में एक असेंबलर होता है जो कि कन्वर्जन करती है, ठीक है? अब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर लेते हैं। लाइक उसका ये है कि इसने इस 2 नंबर को ऐड करना है, तो यहाँ पे ये आपके पास 8 का जो है वो निमोनिक्स आता है, जिसके बेस पे वो इन दोनों को नंबर को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखो मूव AL में टू, अब ये हार्डवेयर का जो एक रजिस्टर है जो माइनर सा, तो उसका नाम है, ठीक है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर का भी लो पार्ट है, जिसके अंदर 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है, फिर वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसी हिसाब से आप यहाँ से नंबर दे सकते हो। अगर वो 16 बिट का है तो 16 बिट से ज़्यादा के नंबर को आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर वो 8 बिट का है तो या इस तरह है, तो फिर उसी हिसाब से हमें देना पड़ता है। तो हार्डवेयर के ऊपर कमांड हो तो फिर आप असेंबली लैंग्वेज में ईज़िली काम कर सकते हो, और ये मशीन लैंग्वेज से आसान है, और इसको भी हम लो लेवल में कंसिडर कर लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में ये होता है कि ये मतलब बिल्कुल ही इंग्लिश लाइक वर्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा गेन लीप टुवर्ड्स द ईज़ियर प्रोग्रामिंग की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है? अब ये तो अब तक यूज़ हो रहा है हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें जो सिंटैक्स होगा वो इंग्लिश टाइप करने हैं, और हिस्टोरिकली वी डिवाइड हाई लेवल लैंग्वेज इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये बात आपने याद रखना है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको हमने 2 ग्रुप में किया है। एक हम इसी कोर्स में पढ़ लेते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसमें हम प्रोसीजरल लैंग्वेज C++ बेसिकली वो बेस्ड भी है और प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है? प्रोसीजरल लैंग्वेज को हम इसी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में हमने कवर करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है? वो बेसिकली अलग से लैंग्वेज नहीं है, बस प्रोग्रामिंग को किस तरह, किस मेथड में लिखना है, किस वे में लिखना है, यानी एक मेथड और पैराडाइम है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, ठीक है? ताकि वो प्रोग्रामिंग इफेक्टिव हो, ईजी हो, और जिसमें हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े, तो इसलिए हम करते हैं, ठीक है? अब हमने देखना है हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस क्या है, तो एक दफ़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, वही चीज़ें हैं। फास्टर है लो लेवल लैंग्वेज, फास्टर है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से, यही चीज़ें हैं। और जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है वो स्लो है, क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर इंटरप्रेटर की, जो कि ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। फिर लो लेवल लैंग्वेज जाके क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज में जाके फिर वो काम परफॉर्म होता है, ठीक है? तो ये स्लोवर है, ये फास्टर है, बाकी ये चीज़ें हमने ऊपर कर लिया था। फिर लो लेवल लैंग्वेज में इसमें देखो हाईली एफिशिएंट होता है मेमोरी, क्योंकि हमारे पास पूरे हार्डवेयर के ऊपर कमांड होती है, हम फुली कंट्रोल कर सकते हैं। एक-एक मेमोरी को, एक-एक रिसोर्सेज़ को हम हाईली इफेक्टिवली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। जो कि असेंबली में भी फुली कंट्रोल हमारे पास है, और ज़ीरो इन वन फॉर्म यानी बाइनरी में भी हमारे पास फुली हार्डवेयर के ऊपर कमांड होनी चाहिए, और उससे हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब लेस इफेक्टिव है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है? क्योंकि इसमें मेमोरी ज़्यादा ज़ाया होता है, ठीक है, मेमोरी कन्वीनियंस कम होती है। एक-एक मेमोरी के ऊपर इतना हमारे पास कमांड नहीं होता, लेकिन जो भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो जिसमें कहते हैं वो हमें जितना प्रोवाइड करेंगे उस तक हम कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें ये है कि डिफ़िकल्ट टू रीड राइट करना, डिबग करना बहुत ही मुश्किल है लो लेवल लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज में ये बहुत ही आसान है, और लॉजिक्स वगैरह नियर टू ह्यूमन मतलब है, और ह्यूमन उसमें लॉजिक्स लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इजीली लर्न होगा, ठीक है? आप जब प्रोग्रामिंग अभी आज आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये जो C++ है बहुत ही आसान है, प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है मेरे लिए। ये है कि बहुत मतलब जिसमें इंटरेस्ट जिसका ज़्यादा हो ना, तो फिर मेरा इंटरेस्ट इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर है, ठीक है? तो इस तरह से है। नॉट पोर्टेबल, अब
ये स्पेसिफिक वन मशीन इन आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्चर के लिए एक देखो हार्डवेयर के आर्किटेक्चर भी डिफरेंट होते हैं ना, तो ये डिफरेंट आर्किटेक्चर के लिए सेम नहीं होता है, और डिफरेंट आर्किटेक्चर के लिए डिफरेंट आर्किटेक्चर को समझ के उसके हार्डवेयर को समझ के फिर लिखना पड़ता है। जबकि ये तो इज़ हाईली पोर्टेबल है, किसी भी मशीन पे मिनिमल चेंजेस के साथ वो चल जाता है, ठीक है। और इसमें कंट्रोल लो लेवल में फुली कंट्रोल होगा, सीपीयू के ऊपर, रजिस्टर्स के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, ये मैंने बता दिया था। इसमें कोई भी नहीं होता है, बस लाइब्रेरीज जितने भी उसको प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ केस ये है कि आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, एम्बेडेड सिस्टम, इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हो। इसमें आप जस्ट वेब एप्लीकेशन वगैरह, गेम्स वगैरह, मोबाइल ऐप्स वगैरह सिर्फ बना सकते हो, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे ऊपर आपको बता दिया था असेंबलर यूज़ करेंगे या ट्रांसलेटर, एज ट्रांसलेटर आप असेंबलर यूज़ करेंगे, कंपाइलर यूज़ करेंगे, इंटरप्रेटर। अब ये चीज़ें क्या है? बेसिकली ये तीनों चीज़ें करता क्या है, वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आपने लिखा हुआ है, असेंबलर किस लिए? असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में आपने लिखा है, उसको ट्रांसलेट करते हैं किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो बेसिकली इन तीनों का यही काम है, जिस भी लैंग्वेज में आपने लिखा हो उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। कंपाइलर किस में इस्तेमाल होता है? जो कि आप सी प्लस प्लस पाइथन में लिखते हो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ होता है, ठीक है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम भी यही है कि उसे मशीन लैंग्वेज में ही उस चीज़ को कन्वर्ट करना है। इसमें डिफरेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ये असेंबलर जो है वो ओनली यूज़ फॉर असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जो कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन इसमें ये है कि एक लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर है वो एक लाइन अगर आपने लिखा है प्रोग्राम, उसी को ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। कंपाइलर क्या करेंगे? पूरे होल प्रोग्राम को एट अ टाइम वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटरप्रेटर में एरर कुछ जल्दी से एरर जल्दी से मिल जाता है, जैसे हम एक लाइन लिखते हैं वो उसी में एरर अगर हो तो फिर वो उसको फाइंड करके देते हैं। कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम रन करने के बाद हमें फिर वो एरर्स हो तो फिर वो हमें बता देते हैं, ठीक है। एरर्स यानी उसके अंदर सिंटैक्स में कोई गलती किया हुआ हो, या कहीं पे हमने कुछ और गलत इन्फॉर्मेशन दिया हो, तो फिर वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वही आपके पास एक्स है, एरर हैं जो कि बग्स कहलाते हैं, ठीक है। Compiler, compiler and interpreter are the programs that helps to convert the high level into machine language, machine code। तो यही मैंने बता दिया था। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ये सी ए कंपाइलर है, ठीक है, सी ओ एम है कंपाइलर, स्पेलिंग गलत हुआ है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर द प्रोग्राम दैट हेल्प टू कन्वर्ट हाई, हाँ ये दोबारा रिपीट हुआ है। और कंपाइलर स्पेसिफिक चेंजेस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, मैंने अभी बताया। एक पूरे होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, जैसे देखिए कंपाइलर में लिखा हुआ है convert the whole high level language program into machine code at a time as a whole, ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू द मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, जो जो जितने भी लाइन आप लिख रहे हो उसी हिसाब से वो उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इसको हम सही कर लेते हैं। सही है। जल्दी में बनाएं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक को आप ज़्यादा कंसर्न ना करें, आप जस्ट अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, ठीक है। अब देखो कोई भी कोड आप लिखते हो किसी भी लैंग्वेज में, तो वो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? बैकएंड पे वो क्या काम हो रहे होते हैं? कंपाइलर काम कर रहे होते हैं, कंपाइलर करने के बाद वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, वो सब हम एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, इस डायग्राम में देखें, सोर्स फाइल या सोर्स कोड या जो कोड है या प्रोग्राम है आप उसको कह सकते हो, ठीक है। उन सबको आप इसका सेम ही मतलब है, कोड कहें, प्रोग्राम कहें, सोर्स फाइल कहें, सोर्स कोड कहें, ठीक है, वो सब एक ही चीज़ होता है। यानी ओवरऑल यही होता है जो आपने प्रोग्रामिंग लिखा है वही चीज़, ठीक है, वही कोड, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब वो उसको हमने क्या करना है? कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में है, तो एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कंपाइलर हमारे पास है। अब कंपाइलर का क्या काम है? अभी मैंने बताया था, पूरे सोर्स कोड को एट अ टाइम कन्वर्ट करना, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। अब जब मशीन लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करते हैं तो वो एक कन्वर्ट होने के बाद एक ऑब्जेक्ट फाइल बनता है डॉट ओबीजे के नाम से। जब भी आपने लिखना हो प्रोग्राम, तो जब भी वो स्टोर होता है तो वो डॉट सीपीपी फाइल में होता है, ठीक है, जो कि एक्सटेंशन है, क्योंकि आपने ये किस में लिखा है? सी प्लस प्लस में लिखा है, ठीक है। सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन ये है, जैसे पावर पॉइंट का डॉट पीपीटी है ना, इसी तरह जब आपने कोई कोड लिखा हो सी प्लस प्लस में, तो लास्ट में वो एक्सटेंशन आता है डॉट सीपीपी का, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जब
आपने उसको कंपाइलर से गुजारा, यानी कंपाइल एंड रन का भी ऑप्शन होता है, कंपाइल का भी ऑप्शन होता है, वो सब हम जब आईडी इंस्टॉल कर रहे हो तब आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर का ऑप्शन वो कंपाइल हो जाता है, फिर उसने कन्वर्ट किया पूरे उसको किस में, मशीन कोड के अंदर, ठीक है, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी लाइब्रेरीज़ के अंदर जो कि कन्वर्ट नहीं होगा फुली मशीन लैंग्वेज में नहीं होगा, नियर टू मशीन, मतलब कुछ लाइन ऐसा होगा जो कि फुली कन्वर्ट नहीं होगा, जो कि फ़ाइल लाइब्रेरीज़ के अंदर स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है, या एक्सटर्नल कोई चीज़ ऐसे चाहिए हो तो वो चीज़ें भी इसमें होता है, ठीक है। तो डॉट ओबीजे फ़ाइल बन जाता है। ये डॉट सीपीपी फ़ाइल था, कंपाइल करने के बाद ये डॉट ओबीजे फ़ाइल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखा है वो बिल्कुल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ इसमें भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किए बगैर रह जाते हैं। तो वो कौन करते हैं कन्वर्ट, लिंकर करते हैं, ठीक है। लिंकर लिंक करते हैं, वो जो स्टेप्स कुछ जो रहते थे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हुए थे, उसको लिंक करते हैं डिफरेंट और मशीन मतलब जगहों से लिंक करते हैं, लाइब्रेरीज से लिंक करते हैं, ताकि सारे जो कोड है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में जो फाइल होगा वो फुली 0 and 1 फॉर्म में होगा। अब 0 and 1 फॉर्म में होगा। अब इसका जो एक्सटेंशन होगा डॉट ई एक्स ई होगा, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल में वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये डॉट ई एक्स ई फाइल होगा। तो ओवरऑल इसका ये है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आप इसको एक दफ़ा रीड करना चाहें, देखें, सोर्स कोड अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो वो आपके पास सोर्स कोड है। कंपाइलर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज टू ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल हो गया, तो वो क्या करते हैं, मशीन कोड को जो मशीन कोड में जो कन्वर्ट हुआ था रिजल्टिंग फ्रॉम कंपाइलेशन प्रोसेस, कंपाइलेशन करने के बाद जो मशीन कोड में आया था रिजल्टिंग, यानी उसका रिजल्ट आया था, तो वो आपके पास ओबीजे फाइल कहलाते हैं, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होगा, अब कुछ रहता है तो फिर रिजल्टिंग फ्रॉम लिंकिंग ऑब्जेक्ट फाइल। अब ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करना, उससे जब लिंकर से लिंक करते हैं तो विद द अदर पीस ऑफ कोड जो कि रह गया था, तो उसको क्या करना है, मेक द प्रोग्राम रेडी टू एग्जीक्यूशन फॉर्म में लेके आना, वो आपके पास कर लेते हैं, लिंकर कर लेते हैं, ठीक है। फिर दिस इज़ द प्रोसेस आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल, ठीक है। आप इसको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल भी कह सकते हो। तो हम प्रोग्राम इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन करें तो फिर हम यहाँ तक देख लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा डॉट सीपीपी, ये तो फाइल नेम हो गया, प्रोग्राम नेम, ठीक है। प्रिंट करने के लिए आपने लिखा तो उस हिसाब से आप नाम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। ये एक्सटेंशन मस्ट होता है, ठीक है, सोर्स कोड का। फिर वो कंपाइल करने के बाद क्या होता है, डॉट, इसका एक्सटेंशन क्या हो गया, डॉट ओबीजे फाइल हो गया, ठीक है। जब फिर लिंकर उसको लिंक करते हैं डिफरेंट और लाइब्रेरीज से जो कि रहता था या एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, फिर उसके बाद वो बनता है ई एक्स फाइल, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा, जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट ई एक्स ई, ठीक है। फिर आपके पास आता है लोडर। अब ये लोडर का क्या काम है, अब देखो, कोई भी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल में आ जाए ना, तो फिर सबसे पहले उसको लोड करना पड़ता है। कोई भी प्रोग्राम रन हो तो वो रेम में आके वो लोड होता है, रन होता है ना। तो उसको लोड करने के लिए एक लोडर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जो भी प्रोग्राम हो उसको लोड करता है, किस में, रेम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। और जो भी रेम में होगा वो आपके पास रन होगा और आपको आउटपुट मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो इस तरह से वो स्टेप्स चल जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 40वें पेज का। अब प्रोग्रामिंग लिखा फर्स्ट प्रोग्रामर ने, तो वो किस मशीन के लिए लिखा था, जो कि 40वें पेज, जिसका नाम आपने सुना होगा, साइंटिस्ट ने बनाया था, एनालिटिकल इंजन, जो कि अब तक के जितने भी डिजिटल कंप्यूटर है उसके अंदर जो जो आर्किटेक्चर या जो मेन चीज़ है वो इसका फॉलो होता है, ठीक है। तो इर्तिक़ा कंप्यूटर साइंस का यहाँ 40वें पेज के एनालिटिकल इंजन से होता है, जो कि फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि 1833 के अंदर आया था, ठीक है। अब इसने ये एनालिटिकल इंजन बनाया था, उसमें प्रोग्रामिंग भी हो सकता था, लेकिन इसने खुद प्रोग्रामिंग नहीं की। और मैंने इससे पहले आपको बताया था, एक लेडी था, ऑगस्टा आदा बेरोन, जिसने प्रोग्रामिंग लिखा था फर्स्ट 0 and 1 लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में। अब उसने किस डिवाइस के लिए लिखा था, वो था एनालिटिकल इंजन। इसी एनालिटिकल इंजन के लिए फर्स्ट प्रोग्रामिंग किसने लिखा था, ऑगस्टा आदा ने। अब ये देखें, एनालिटिकल इंजन दिखता किस तरह सा था, किस तरह से था, वो इस तरह से, ठीक है। ये प्रोग्रामेबल डिजिटल मशीन है, ठीक है। इसमें डिफरेंट कैलकुलेशन, अब ये तो स्क्रीन होता तो फिर वो भी सिंपल सा छोटा सा होगा, इनपुट हाउ टू डिवाइसेस, इसी में ये पंच वगैरह करके वो इनपुट दे देते थे, ठीक है। और इसमें ही प्रोग्रामिंग हो जाती थी।
इसमें कैलकुलेशन भी परफॉर्म होता था और डिसीजन बेस्ड चीज़ें भी हो जाती थी, ठीक है। तो ये कैलकुलेटिंग एज वेल एज डिजिटल मशीन भी है, ठीक है। और ये प्रोग्रामेबल था और इसने आगे प्रोग्रामिंग तो इसके ऊपर नहीं की, लेकिन उसने इनेबल किया था, ठीक है। अब इसके अंदर मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी था, इनपुट का भी कॉन्सेप्ट था, प्रोसेसर का भी कॉन्सेप्ट था, आउटपुट का भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। प्रोसेसर उसमें मिल प्रोसेसर इस्तेमाल होता है ना। और ये है ऑगस्टा एंडाबेलॉन, ठीक है। फर्स्ट लेडी है जिसने प्रोग्रामिंग की थी, ठीक है। प्रोग्रामिंग सबसे पहले इसने प्रोग्रामिंग का इर्तिक़ा इसने किया है। और आडा बेरोन या ऑगस्टा आदा बेरोन आप कह सकते हैं, द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। शी राइट मीनिंगफुल कोड फॉर द चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन के लिए इसने फर्स्ट लिखा था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है और ऑगस्टा द मदर, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज के ऊपर बिल्कुल उसका इर्तिक़ा कहाँ से हुआ था ये सब है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 में, वो डेवलप हुआ था डेनिस राइचर्ड ने बेल टेलीफोन लेबोरेटरी के अंदर उसने इर्तिक़ा किया था सी प्लस प्लस सी का, ठीक है। सी लैंग्वेज का सी से ही सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस आया ना, पहले सी आया फिर कुछ उसके अंदर अमेंडमेंट होते होते सी विद क्लासेस आया, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ऊप का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। फिर उसके बाद उसको सी प्लस प्लस का नाम दिया था, ठीक है। अब इसको डिफरेंट अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह ने एडॉप्ट करते हुए इसके अंदर चेंजेस करते हुए काफ़ी चेंजेस किए, ठीक है। तो पहला जो इर्तिक़ा जिसने किया था वो डेनिस रैचर्ड है, ठीक है, बेल लेबोरेटरी के अंदर। और ये फ्लेक्सिबल था, एफिशिएंट था। 1973 के अंदर रैचर्ड एंड कीन थॉम्स ने रीराइट किया था, ठीक है। अब इसको उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, आप यूनिक्स अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए उसने राइट अप किया था। अब उसी का नाम भी फिर सी ही था, ठीक है। नाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर कंट्रीब्यूशंस आई आई थी और इसने बिल्कुल ही दोबारा नए सिरे से लिखा था, लेकिन कॉन्सेप्ट इसे डेनिस रैचर्ड वाला था, ठीक है। फिर इसके बाद एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, नेशनल अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ANSI, ठीक है। उसने क्या किया था, उसने एक कमेटी इस्टेब्लिश किया था और उसको फॉर्मल और स्टैंडर्ड किया था। अब किसी भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं ना, तो वो इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था 1983 के अंदर, ठीक है। अब 1989 के अंदर कमेटी टेक्स फॉर एवर टू डू एनीथिंग, दे फिनिश्ड एंड रिलीज द C89। अब ये एक वर्जन इसने रिलीज़ कर दिया था। स्टैंडर्ड मोर कॉमनली इन्वोस्ट बाई, अब उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, ANSI, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, और उसके साथ सी लगा दिया था। फिर इसका नाम ये हो गया। फिर इस तरह से देखें 72 में सी जो बोर्न हुआ था, ठीक है। अभी फिर इस कमेटी ने उसको क्या किया था, ऑफिशियली इसको क्या किया था, एक स्टैंडर्डाइज किया था। तो इस तरह से फिर आया उसने, फिर C90 आया, फिर न्यू फीचर्स एडिट किए, ठीक है। 1999 के अंदर 1999 के अंदर नए फीचर्स आए थे जो कि C99 तक पहुंच गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद 1990 के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO ने इसको अडॉप्ट किया था, जो कि ANSI वालों ने सी का बनाया था। माइनर चेंजेस और मॉडिफिकेशन के बाद इसने ये चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी, ठीक है। फिर इसका न्यू वर्जन बना था C90 के नाम से। इवेंचुअली फिर ये ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड उसका था, ठीक है। इसने जो सी बनाया था उसको C90 या C90 या उसको बना दिया था, ठीक है। फिर 1999 में बिल्कुल एक कमेटी ने रिलीज़ किया, इस कमेटी ने रिलीज़ किया था न्यू वर्जन ऑफ सी, जो कि C99। इस तरह से मतलब इर्तिक़ा हो रहा है, चीज़ों की एवल्यूशन हो रही है। एक चीज़ जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आती ना, तो एक ने कंट्रीब्यूशन किया, सेकंड ने कंट्रीब्यूशन किया, थर्ड ने कंट्रीब्यूशन, इस तरह से वो चेंजेस हो रही होती हैं, ठीक है। तो आप एक दफ़ा इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर देखें लास्ट में यहाँ पे है C++ डेवलप्ड बाय द, अब देखो सी विद क्लासेस के नाम से आए हैं, ठीक है। अब यहाँ से सी विद क्लासेस के नाम से बैरशनी स्टेट्रोस्ट्रॉप। अब इसमें डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो सकती हैं, ठीक है। इस साइंटिस्ट ने बनाया था बेल लैब के अंदर, ठीक है। इसको आप सर्च कर सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो साइंटिस्ट का नाम बहुत ही अजीब गरीब होता है, इसका एक्सटेंशन लिया था सी। अब यहाँ से मेन जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं
तो वहाँ वहाँ तक पहुँचने वाला है, ठीक है। तो ये इस के बाद जो आया था आईएसओ कमेटी ने, फिर माइनर पर रिलीज़ हुआ 2003 में हुआ, फिर इसके ये 11, 14, 17 वर्जन आया, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आया सी विद क्लासेस, यहाँ से सी विद क्लासेस या सी प्लस प्लस आया, ठीक है। सी से सी प्लस प्लस में चले गए। अब ये सी प्लस क्यों बेहतर है? अब इसमें क्या चीज़ बन सकता है? एक तो ये है कि एक्सेल एंड सिचुएशन वेयर हाई परफॉर्मेंस एंड प्रिसाइज, हाई परफॉर्मेंस इसका बहुत ही हाई है, और प्रिसाइज और कंट्रोल ऑन मेमोरी, हमारे प्रिसाइजली हमारे पास मेमोरी का भी कंट्रोल होता है, इन अदर रिसोर्सेज का भी कंट्रोल हमारे पास होता है, और जो कि इस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और हेयर वी अ फ्यू कॉमन टाइप ऑफ एप्लीकेशन डेट मोस्ट लाइकली वुड बी रिटन इन सी लैंग्वेज, लिख सकते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में जैसे कि वीडियो गेम्स जो हम बनाते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो आप सी प्लस प्लस के अंदर कर सकते हो। रियल टाइम जो भी सिस्टम हो, ट्रांसपोर्टेशन का, मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो भी आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हाई परफॉर्मेंस फाइनेंशियल एप्लीकेशन, ठीक है, जो ट्रेडिंग का एप्लीकेशन हो सकता है, वो भी आप इस प्रोग्रामिंग के अंदर लिख सकते हो। प्रोडक्टिविटी और ऑफिस एप्लीकेशन जितने भी हैं, वो भी आप लिख सकते हो। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं, माइक्रो ओवन वगैरह, और जो इसमें एक वन टाइम लॉजिक उसमें डाल देते हैं, फिर वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सिस्टम में चल जाता है। फिर ऑडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स। तो ओवरऑल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स ये है, इस तरह लिखा जाता है। ये देखें, ये मैंने कमेंट्स लिखे हैं 2 लाइन में, ठीक है। वेलकम टू यू ओबीएस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं आता, इसको जो है आईडी इसको स्किप कर देते हैं। प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, इंक्लूड करना है आईओ स्ट्रीम को, फिर यूजिंग नेम स्पेस। इसका ओवरऑल सिंटैक्स ये है। अभी हमने लर्न करना स्टार्ट नहीं करना, वो दिखता कैसे है बस वो दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कर लेते हैं कवर अप। ये पहले हम आईडी को इंस्टॉल कर लेते हैं, आईडी क्या है वो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे बहुत फास्ट लर्निंग करने वाले हैं। तो बेसिक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अभी इसमें तो इतना ख़ास कुछ भी नहीं था प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, लेकिन अभी आगे आएंगे, और आप लोगों ने सपोर्ट करना है एक दूसरे को भी, और मेरे साथ इंटरेक्शन भी रखें, तो फिर हम ज़्यादा आगे अच्छे से हम कर सकते हैं, ठीक है, कवर अप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आया हो, तो फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये अभी हमने कोई किया नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग किया नहीं है, जस्ट आपको जस्ट दिखाने के लिए कि प्रोग्रामिंग इस तरह से होता है सी प्लस प्लस के अंदर, जस्ट यही दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या काम करते हैं, ये किस पर्पज़ के लिए, वो हम एक-एक चीज़ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।